2013 प्रीति राठी मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसे सुनकर पूरे देश के आंख में आंसू आ गए। इस केस की सुनवाई के वक्त मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इसे महिला जाति के साथ की गई सबसे बड़ी हैवानियत का करार दिया। तो क्या थी प्रीति राठी की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर अगर आपने उसके पहले हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये दिन सभी के लिए आम दिन था, पर प्रीति के लिए यह दिन बेहद खास था, क्योंकि प्रीति ने वह कारनामा कर दिखाया था जिस पर उसके पूरे परिवार वालों को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। प्रीति चाहती थी कि वह मिलिट्री ऑफिस में बतौर नर्सिंग ऑफिसर जाए, जिसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया और सफल भी हुई। अब प्रीति इंडियन नेवी के लिए बतौर ऑफिसर सिलेक्ट की गई। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना में रिपोर्ट करना था और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि घर की बेटी पहली बार मुंबई जा रही थी। इसीलिए उसे छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीबरथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में काफ़ी भीड़ थी। कई लोग खड़े थे क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं थी। इस ट्रेन की बोगी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और कैप भी पहन रखी थी। यह व्यक्ति प्रीति पर निगाह रखा हुआ था और बार बार प्रीति की तरफ झांकने की कोशिश भी कर रहा था। ये बात प्रीति के घर वालों ने खुद बताई, इसलिए वह सभी चिंता में आ गए और सतर्क भी हो गए। खैर सभी परिवार वाले और प्रीति लगभग सो जाते हैं और ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ती है। प्रीति को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उतरना था। लगभग 8 बजे सभी उठ चुके थे और ट्रेन से उतरकर अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रीति के पिता चाचा चाची आगे आगे चलते हैं और प्रीति उनके पीछे पीछे आती है, क्योंकि सफ़र की वजह से प्रीति कुछ थका हुआ महसूस कर रही थी। तभी अचानक कोई प्रीति को पीछे से हाथ लगाता है। प्रीति घबराती है कि कौन उसे हाथ लगा रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही व्यक्ति जो उसकी बोगी में बैठा हुआ था उसे घूर रहा था। वो एक डिब्बा निकालता है और प्रीति के चेहरे पर कुछ फेंकता है। फेंकने के तुरंत बाद प्रीति के चेहरे पर तेज़ जलन होना शुरू हो जाती है। वह जलन इतनी तेज़ थी कि वह फर्श पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इस चीज़ के कुछ छींटे उसके पापा के हाथ पर भी गिर जाते हैं। तब वह प्रीति को संभालने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि जो चीज़ मुंह पर फेंकी गई थी वह एसिड था। आसपास के सभी लोग और प्रीति के चाचा चाची उसे स्टेशन मास्टर के केबिन में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। इसलिए रेलवे स्टाफ उसे तुरंत पास ही के बाबा हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। पर हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। इधर वो नकाबपोश लड़का एसिड फेंक कर भागने लगता है। तभी वहाँ खड़ा एक युवक उस डिब्बे को उठाकर देखता है, जिसका नाम शमीर शेख है। तो थोड़ा सा एसिड समीर के हाथ पर भी गिर जाता है। वह समझ जाता है कि प्रीति के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। समीर तुरंत उस नकाबपोश का पीछे करना लगता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर शेख के नाम के उस युवक को इतनी गहरी चोट नहीं थी, इसलिए पुलिस स्पॉट पर उसे ले आकर उसके बयान के अनुसार पंचनामा बनाती है। पर समस्या ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल जहाँ प्रीति भर्ती थी वहाँ बर्निंग वार्ड नहीं था और अन्य कई सुविधाओं की भी कमी थी। इसलिए तुरंत प्रीति को मुंबई के मसीना हॉस्पिटल में भेजा जाता है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। पुलिस प्रीति का बयान लेने मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, पर जख्म इतना गहरा था कि प्रीति बोल नहीं पा रही थी और उसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। गर्दन के पूरे हिस्से में पूरी तरह डैमेज था, इसलिए प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। घाव गहरा जरूर था, पर प्रीति ने भी हार नहीं मानी थी। उसने लिखने का इशारा किया। वो प्रीति अपने माता पिता से और पुलिस से लिखित में कंजर्वेशन करने लगी। जैसे ही ये खबर अखबार और न्यूज़ में लोगों को पता चलने लगती है, वैसे ही पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। कई लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन रैली निकालने लगते हैं कि प्रीति के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर पुलिस पर भी इस केस का दबाव बढ़ जाता है और वो भी कार्रवाई में जुट जाते हैं। पुलिस शमीर शेख और अन्य कई स्पॉट पर खड़े गवाह की मदद से एक केस तैयार करवाती है। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का जो प्रीति की बहन तन्नू को फ़ोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति की उससे पुरानी जान पहचान थी। इस बात की जानकारी तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह यह जानकारी जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को देते हैं कि पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की हालचाल पूछ रहा है। फिर पुलिस वो स्केच जो गवाह की मदद से तैयार किया गया था वो प्रीति को दिखाती है। स्केच देखकर प्रीति 3 नाम कागज़ पर लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से एक था। क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया था और वो फ़ोन करके प्रीति का हालचाल भी पूछ रहा था, तो पुलिस को उस पर शक जाता है कि इसने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और अब जानने की कोशिश कर रहा है कि प्रीति जिंदा है कि मर गई। पुलिस पवन कुमार को शक के दायरे में लेती है और कार्रवाई शुरू कर देती है और कुछ दिन की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है
उन लोग जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। साथ ही लोग प्रीति को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करने लगते हैं। इधर प्रीति अपने हालातों से अभी भी लड़ रही थी। मसीना हॉस्पिटल में प्रीति को कई दिन बीत जाते हैं, पर उसकी हालत सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यह तय किया कि वो उसे बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे ताकि उसे बेहतर इलाज मिल पाए, क्योंकि इस केस से लोगों को सीधा जुड़ाव था। सभी जानना चाहते थे कि प्रीति अभी कैसी है। इसलिए सरकार की तरफ से भी प्रीति को इलाज की सभी व्यवस्थाएं दी जाती है। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल लाया जाता है, वैसे ही देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। पर यहाँ भी हालात सुधरने की जगह बिगड़ते ही जा रहे थे। प्रीति अब वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई थी। डॉक्टर्स भी उसे ठीक करने की सभी मुमकिन कोशिश कर रहे थे। एसिड अटैक को हुए करीब 1 महीना गुजर जाता है। अंततः 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रखने की वजह से मौत हो जाती है और प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गुस्से और गम की लहर दौड़ जाती है। प्रीति के मौत के बाद सभी सदमे में थे। अब प्रीति के पोस्टमार्टम के लिए उसे दिल्ली भेजा जाता है। उसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों के हवाले सौंप दिया जाता है, पर परिवार वाले प्रीति का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रीति के शव के साथ एक प्रदर्शन रैली भी निकाली जाती है। अंत में सरकार की ओर से सीबीआई जांच के आश्वासन के बाद पूरे शासकीय सम्मान से प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति का अंतिम संस्कार के बाद सभी की एक ही मांग थी कि प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने भी इधर पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, पर समस्या ये थी कि पुलिस को पवन कुमार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के पापा अमर सिंह अपने स्तर से यह पता लगवाते हैं कि घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह रोहतक में था। पुलिस की वजह प्रीति के पापा अमर सिंह का यह पता लगवाना कि पवन कुमार मुंबई में नहीं रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामयाबी थी। इससे साफ पता चल रहा था कि पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सरकार से सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट ये मांग मान लेता है और सीआईडी मुंबई को यह केस सौंप दिया जाता है। केस हाथ में आते ही सीआईडी मुंबई पहले प्रीति राठी के घर जाती है और जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सीआईडी प्रीति के कुछ करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। उसमें से एक रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि अंकुर पवार नाम का एक लड़का, जो कि प्रीति का ही पड़ोसी है, वो प्रीति को एक तरफा प्यार करता था। उसने कई बार प्रीति को प्रपोज करने की कोशिश भी की, पर प्रीति ने इनकार कर दिया। वो प्रीति से शादी करने की भी जिद कर रहा था, पर प्रीति ने तब भी साफ मना कर दिया। प्रीति के एक रिश्तेदार के मुताबिक वो इस बात से चिढ़कर प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। पुलिस अंकुर पवार का पता लगवाती है और अंकुर परिवार से पूछताछ के लिए उसके घर जाती है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। इस बात पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता है और अपने बयान बदलने लगता है। पुलिस ये भी गौर करती है कि अंकुर के हाथ पर कुछ जलने के निशान थे, जो कि बिल्कुल एसिड से जलने जैसे थे। जलने के निशान देखकर पुलिस का शक और भी मजबूत हो जाता है और वह अंकुर को पूछताछ के लिए 14 जनवरी को मुंबई लेकर आ जाती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद यह साफ हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। फिर पुलिस उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज देती है। जेजे हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ करती है तो अंकुर बताता है वह प्रीति से प्यार करता था, पर प्रीति ने उसे इनकार कर दिया। इसलिए अंकुर प्रीति से चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने नेवी में नौकरी भी हासिल कर ली थी और अंकुर बेरोजगार घर बैठा हुआ था। अंकुर के घरवाले इस बात पर उसे ताना मारते थे, इसलिए उसने सोचा वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नेवी में नौकरी हासिल की थी, ये बात सभी मोहल्ले वाले को भी पता चल चुकी थी और सभी को ये भी पता था कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो गई थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हुआ था। वह ट्रेन में ही प्रीति पर एसिड फेंकने वाला था। वह बार बार प्रीति को घूर रहा था। प्रीति के परिवार वाले पहले ही इस बात को लेकर सतर्क हो गए थे, इसलिए उसने ट्रेन से बाहर प्रीति पर एसिड फेंका। अंकुर ने अपना गुनाह ज़रूर कबूल कर लिया था, पर आपको जानकर बहुत दुख होगा, उसे इस बात का ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। जब उसे सुनवाई के लिए कोर्ट लाया जाता था तो वह हंसते हुए विक्ट्री साइन भी दिखाता था। उसकी यह क्रूर हंसी प्रीति के परिवार वालों के लिए जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। सभी पुख्ता सबूत को जमा करने के बाद अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। सभी सबूत और गवाहों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति के अपराधी को आईपीसी के सेक्शन 302 एंड धारा 326B के तहत मौत की सज़ा सुनाई जाती है। यह पहली बार था कि किसी एसिड अटैकर को फांसी की सज़ा सुनाई गई और इस फैसले के बाद अंकुर पवार ने बॉम्बे कोर्ट से अपील की मांग की। फिर बॉम्बे कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को बदलकर मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने पूरे देश को दिला कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।